नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम गुप्त काल की उन महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, जिनके माध्यम से हमें गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि गुप्तकालीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। इतना ही नहीं, इस समय विभिन्न उपजातियों का भी विकास हुआ था। मतलब एक जाति के अंतर्गत अनेकों जातियां विकसित हुई थी इस समय। इसका उदाहरण हमें गुजरात के नगर ब्राह्मण के रूप में मिलता है। इसी तरह जब विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ण सामने आए तो हम देख सकते हैं कि गुप्त काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी वह भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने लगी और दंड विधान में भी वर्ण भेद कायम हो गया था। क्योंकि इस समय के ग्रंथों से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि जहाँ एक तरफ चोरी करने पर एक ब्राह्मण को अधिक सजा दी जाती थी तो वहीं एक शूद्र को कम सजा दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ हत्या के आरोप में ब्राह्मण को कम सजा दी जाती थी और शूद्र को अधिक सजा दी जाती थी। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार दंड विधान भी वर्ण भेद के आधार पर कायम था। इसी तरह गुप्तकालीन समाज में जीवन के 4 आश्रमों का भी पालन किया जाता था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम शामिल हैं। इन सभी को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है और वह यह है कि समाज में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान प्राप्त था। ऐसा क्यों था, इसकी जानकारी भी आपको अभी मिल जाएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चूंकि गुप्तकालीन शासक क्षत्रिय नहीं थे, वह गैर क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने समाज में अपने स्तर को ऊंचा करने के लिए बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक तरफ ब्राह्मणों का सम्मान समाज में बढ़ा, ब्राह्मणों का स्थान समाज में बढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ इस भूमि दान की व्यवस्था के कारण ही समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे कायस्थ वर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे आप सब कर्णिक भी कह सकते हैं। इस वर्ग का काम भूमि संबंधी सूचनाओं को लिखना और संग्रहित करना था। वह भूमि दान से भी संबंधित हो सकती थी और कृषि से भी संबंधित हो सकती थी। इसी के परिणाम स्वरूप कभी कभार ब्राह्मण वर्गों में और इस कर्णिक वर्ग में मतभेद भी सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि गुप्तकालीन समाज में दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन गुप्तकालीन ग्रंथों से, जैसे कि नारद स्मृति से दासता से मुक्ति के नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त काल में दास प्रथा कमजोर होती प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि गुप्त काल में बड़ी संख्या में भूमि दान की जाती थी। अब जब भूमि का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया जाएगा तो वह छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस अवस्था में इस भूमि पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो दास हैं, उनकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। इसीलिए तो नारद स्मृति में दासता से मुक्ति के नियम भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ आप सबको यह भी ध्यान रखना है कि इसी नारद स्मृति में ही 18 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, फाहियान ने अछूत जाति का उल्लेख भी अपने विवरण में किया है। फाहियान जो कि चीन के यात्री थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। इन अछूत वर्गों के लिए या कहें अछूत जाति के लिए अन्या या फिर चंडाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। तो
गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति में वैसे तो गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इतना ही नहीं, कात्यायन ने अपने ग्रंथों में कहा है कि महिला अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि स्त्री धन क्या होता है? तो किसी महिला को उसके विवाह के समय जो उपहार, जो पुरस्कार, जो राशि, जो गहने, मतलब जो कुछ भी उसके विवाह के समय महिला को एक तोहफे के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, उन सभी को स्त्री धन कहते थे। तो इस स्त्री धन और अपनी अचल संपत्तियों को बेचने का अधिकार महिलाओं को था। इसका उल्लेख कात्यायन ने अपने ग्रंथों में किया है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। इसकी चर्चा हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप सब जान लीजिए कि गुप्तकालीन समाज में ही अछूतों और वैश्यों की स्थिति में भी गिरावट आई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, क्योंकि अब उन्हें धार्मिक ग्रंथों को सुनने की स्वतंत्रता थी। क्योंकि इससे पहले ना तो शूद्र जाति या फिर कहें शूद्र वर्ण धार्मिक ग्रंथों को सुन सकते थे, ना ही उसका उच्चारण कर सकते थे। और यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे इसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। अब चलिए जान लेते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया कि इस समय स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, क्योंकि इस समय जहाँ एक तरफ बाल विवाह अधिक लोकप्रिय हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ इस समय सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि आप सब ने पढ़ा ही होगा कि भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है, या कहें सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि राजा गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आग में जल जाती हैं, जो कि एक तरह का सती प्रथा का ही स्वरूप है। इसी के साथ गुप्तकालीन समाज में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि महान कवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियों के होने का उल्लेख किया है। इसी के साथ महान कवि कालिदास ने अपने एक अन्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्दा प्रथा का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने पर्दा प्रथा के लिए अवगूठन शब्द का प्रयोग किया है। इससे प्रमाणित होता है कि गुप्त काल में जो भारतीय समाज था उसमें पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन यह केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में ही प्रचलित था। जो निम्न वर्ग की स्त्रियां थीं उनमें इस व्यवस्था का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। इसी के साथ गुप्तकालीन समाज में वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। जो वैश्याएं थीं उनको गणिका और जो वृद्ध वैश्याएं थीं उनको कुट्टनी कहा जाता था। इन सभी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की, स्त्रियों की स्थिति या कहें उनकी दशा में गिरावट आई थी। इसीलिए तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के संबंध में नियम कभी अच्छे रहे, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल, यह प्रक्रिया चलती रही है। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने जाना गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।